आपातकाल किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक काला अध्याय है। साल था 1975 और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उन्होंने 27 जून 1975 की सुबह इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा करी। आखिर देश में ऐसा क्या हुआ था कि गूंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं। उनमें से भाग 18 में 3 प्रकार की इमरजेंसियों का वर्णन करा गया है। इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है और दूसरा है आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है और लास्ट है आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। इसमें से आज हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 भारत के राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि भारत की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इमरजेंसी पहली बार साल 1975 में न लगाकर साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान लगाई गई थी। उसके बाद इमरजेंसी सन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लगाई गई थी। लेकिन जहां भारत पाक युद्ध 2 महीनों में ही खत्म हो गया, वहीं युद्ध के दौरान लगने वाली इमरजेंसी लगातार सन 1975 तक लगती रही, जब तक कि तीसरी वाली इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी गई। लेकिन इसमें तीसरी वाली इमरजेंसी पहली 2 इमरजेंसियों से हटकर थी, क्योंकि पहले 2 इमरजेंसी युद्ध के कारण लगाई गई थी और वहीं तीसरी इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई गई थी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि इमरजेंसी लगाने से देश और उसके नागरिकों पर क्या असर होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं और यह हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकपालिका और स्वतंत्र मीडिया। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इन 4 स्तंभों का इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है, मतलब लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। इमरजेंसी का दूसरा असर पड़ता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर, क्योंकि कानून बनाने और उसे लागू करने का कुछ काम संसद और केंद्र के पास होता है और कुछ काम विधानसभा और राज्य सरकार के पास होता है। लेकिन इमरजेंसी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट और विधानसभा से यह पावर छीन ली जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी का तीसरा असर और वह है भारत के नागरिकों पर। आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को भी दबाया जा सकता है। मूल अधिकार भारत के संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दर्ज हैं। इनमें से अगर राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को दबा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि आखिर इमरजेंसी लगाने के क्या कारण थे। इसकी शुरुआत होती है साल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से। साल 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती हैं और इनके विपक्ष में होते हैं राजनारायण और इस चुनाव में इंदिरा गांधी काफ़ी ज़्यादा भारी मतों से विजय रहती है। लेकिन वहीं राजनारायण काफ़ी मतों से हारने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज करते हैं और इस याचिका में वे इंदिरा गांधी की जीत को झूठा बताते हैं और साथ में ही इलेक्शन में इंदिरा गांधी के द्वारा गए करप्शन पर भी आवाज उठाते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट 2 आरोपों को छोड़कर सभी और आरोपों को खारिज कर देती है। 2 आरोपों में से पहला आरोप यह होता है कि इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार और रैली के लिए सरकारी संपत्ति का उपयोग करा था और दूसरा आरोप यह होता है कि इंदिरा गांधी ने यशपाल कपूर को निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में चयनित करा था। असल में यशपाल कपूर इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गजेटेड ऑफिसर होते हैं और वे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के रूप में कार्यरत होते हैं। उसके बाद वे 13 जनवरी 1971 को वे अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और उनका रिजिग्नेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 जनवरी 1971 को एक्सेप्ट करा जाता है, क्योंकि वे इस दौरान प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की ड्यूटी पर होते हैं। लेकिन इस सबसे पहले वे 7 जनवरी 1971 को ही इंदिरा गांधी के सपोर्ट में भाषण देते हैं। इससे इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगता है कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारी को चुनाव के लिए यूज करा था। इस सब को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन सिन्हा 12 जनवरी 1975 को अपना जजमेंट सुनाते हैं और इसमें वे इंदिरा गांधी को
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत दोषी ठहराते हैं और साथ में ही 1971 में हुए चुनावों को भी खारिज करते हैं। आज़ाद भारत में यह पहली बार होता है जब कोई प्राइम मिनिस्टर एक जज के सामने खड़ा रहता है। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी को अगले 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी रोक लगा दी जाती है। 24 जून 1975 को ठीक इमरजेंसी से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज वी कृष्णा अय्यर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराते हैं और इस कारण से इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन साथ में ही उनको एक राहत यह देते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की सीट पर बने रह सकती है। दूसरी तरफ जहां सन 1971 में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नाम पर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, वहीं साल 1973 में गरीबी, भुखमरी और महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई जाती है गुजरात के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों के द्वारा। उसके बाद ठीक ऐसा ही विरोध मार्च 1974 में बिहार के छात्रों के द्वारा करा जाता है। इस विरोध में 3 छात्र अपनी जान गंवा बैठते हैं और कई घायल हो जाते हैं और साथ में ही कई छात्रों को बंदी बना दिया जाता है, जिस कारण से ये सभी छात्र मिलकर जयप्रकाश नारायण से मदद की गुहार लगाते हैं और जयप्रकाश नारायण, जो कि राजनीति से संन्यास ले चुके होते हैं, वे फिर से छात्रों की रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से राजनीति में आते हैं और वे पूरे देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हैं, जिससे गुजरात और बिहार से उठा यह आंदोलन अब पूरे भारत में फैलने लगता है। इस आंदोलन को टोटल रिवॉल्यूशन का नाम भी दिया जाता है। इससे लोग गरीबी हटाओ की बजाय इंदिरा हटाओ के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। अब एक तरफ होता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरी तरफ होता है JP के द्वारा चलाया गया आंदोलन। इससे इंदिरा को बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है और इससे बचने के लिए बस एक उपाय होता है और वह होता है आपातकाल या इमरजेंसी। इसलिए इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को पत्र लिख यह सलाह देती हैं कि आपातकाल लगाया जाए और फाइनली 25 जनवरी 1975 को राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसमें चौंकाने वाली बात यह होती है कि इंदिरा गांधी अपने कैबिनेट मंत्रियों से पूछे बिना ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की सलाह देती हैं। जैसे ही इमरजेंसी लगती है, सभी विपक्षी नेता जैसे कि जयप्रकाश नारायण, LK आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को जेल में कैद कर दिया जाता है और साथ में ही सभी अखबारों के कार्यालयों की बिजली भी काट दी जाती है। यहाँ तक कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी सेंसरशिप लगा दी जाती है और इस सब के पीछे हाथ होता है इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का। और अगर वहीं बात करें आम जनता की, तो इमरजेंसी के दौरान करीब 1 लाख लोगों को बंदी बनाया जाता है और करीब 51 लाख लोगों की नसबंदी करा दी जाती है और यह आंकड़ा हिटलर के द्वारा कराए गए 4 लाख नसबंदियों से काफी ज्यादा होता है। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी न होने के कारण, नसबंदी के कारण कई बार कई लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और फाइनली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी हटा दी जाती है और इसके बाद सन 1977 में ही इलेक्शन होते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की हार होती है और सत्ता में आती है जनता पार्टी। यह वह पार्टी होती है जो आज़ादी के बाद कांग्रेस को छोड़कर पहली बार सत्ता में आती है और इस प्रकार से देश में चला हुआ यह काला अध्याय खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।